दोस्तों, आज मैं संगीता आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सुनने में जितनी अजीब लगेगी, असलियत में उससे कहीं ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। भूटान, वो देश जहाँ की पहाड़ियाँ बादलों को चूमती हैं, जहाँ की हवाओं में चंदन की खुशबू बसी होती है और जहाँ की औरतें, जी हाँ दोस्तों, भूटान की औरतें आधी रात के अंधेरे में जब उनके मर्द घर पर नहीं होते तब घोड़ों के साथ कुछ ऐसा करती हैं जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज की कहानी में एक ऐसा राज छुपा है जिसने एक खुशहाल घर को तबाह होने की कगार पर ला खड़ा किया था। एक मासूम नौकर, एक भूटानी दुल्हन, एक जलती हुई ननद और एक बेखबर शौहर, इन सब के बीच जो कुछ हुआ वो आपको आखिरी सांस तक अपनी कुर्सी से हिलने नहीं देगा। तो दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि जो सच इस कहानी के अंत में खुलेगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, यह कहानी है आर्यन की। आर्यन एक ऐसा लड़का जिसे किस्मत ने बचपन से ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। आर्यन राजस्थान के एक छोटे से गांव उदयपुर में पैदा हुआ था। गांव इतना छोटा कि अगर आप ज़ोर से आवाज़ लगाएं तो गांव के आखिरी घर तक आवाज़ पहुंच जाए। उसके पिता का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद एक गरीब किसान थे जिसके पास 2 बीघा ज़मीन थी, एक कच्चा मकान था और सपनों का एक बंडल था जो कभी खुल ही नहीं पाया। आर्यन की माँ का नाम सावित्री था। सावित्री वो औरत जो सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती थी, गोबर के उपले बनाती थी, खेत में काम करती थी और फिर शाम को थकी हारी लौटकर अपने बेटे आर्यन को कहानियाँ सुनाती थी। सावित्री के लिए उसका बेटा आर्यन ही उसकी पूरी दुनिया थी। आर्यन जब छोटा था तो गांव के बच्चों के साथ खेलता था, मिट्टी में लौटता था, पेड़ों पर चढ़ता था और कभी कभी अपने पिता के कंधों पर बैठकर खेतों की सैर करता था। उसकी ज़िंदगी में गरीबी जरूर थी, लेकिन मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। राम प्रसाद अक्सर आर्यन से कहते थे कि बेटा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा, तू हमारे इस खानदान का नाम रोशन करेगा। लेकिन दोस्तों, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब आर्यन सिर्फ 11 साल का था तब एक दिन राम प्रसाद खेत में हल चला रहे थे। अचानक उनकी छाती में जोर का दर्द उठा, इतना तेज़ दर्द कि वो ज़मीन पर गिर पड़े। गांव वालों ने उन्हें उठाया और बैलगाड़ी में डालकर शहर के सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि राम प्रसाद के दिल में बहुत बड़ी बीमारी है। उनकी दिल की नसें बंद हो चुकी हैं और अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएंगे। सावित्री के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने पूछा कि डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने जो रकम बताई वो सुनकर सावित्री की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इतने पैसे तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं देखे थे। लेकिन दोस्तों, एक माँ अपने पति को बचाने के लिए, अपने बेटे के सिर पर पिता का साया रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। सावित्री ने सबसे पहले अपनी शादी का जो एकमात्र सोने का हार था वो बेच दिया, फिर अपनी चूड़ियाँ बेची, फिर पायल बेची, फिर बिछिए बेचे। एक एक करके उसने अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। गांव के सरपंच से उधार मांगा, पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन गरीब तो गरीब ही होते हैं, उनके पास भी देने को कुछ नहीं था। आखिरकार सावित्री ने वो फैसला ले लिया जो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं लेना चाहता। उसने अपना कच्चा मकान, वो 2 बीघा ज़मीन, सब कुछ बेच दिया। छोटा सा आर्यन अपनी माँ के आंचल से चिपका हुआ यह सब देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस इतना पता था कि पापा बीमार हैं और माँ बहुत ज़्यादा रो रही हैं। पैसे जुटाकर ऑपरेशन हो गया। 3 दिन तक राम प्रसाद आईसीयू में रहे। सावित्री और आर्यन अस्पताल के बाहर ज़मीन पर बैठे हुए खुदा से दुआ मांग रहे थे कि बस एक बार राम प्रसाद की आंखें खुल जाएं। लेकिन दोस्तों, जब तकदीर किसी के खिलाफ हो जाती है तो दुआएं भी कबूल नहीं होती। चौथे दिन सुबह जब सावित्री अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि राम प्रसाद नहीं रहे। सावित्री की चीख पूरे अस्पताल में गूंज गई। आर्यन अपनी माँ को इस तरह चीखता चिल्लाता देखकर
खुद भी रोने लगा। उस 11 साल के बच्चे को अभी तक यह भी नहीं पता था कि मौत क्या होती है। बस इतना समझ आ रहा था कि अब पापा कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, राम प्रसाद के जाने के बाद सावित्री और आर्यन के पास कुछ भी नहीं बचा था। न घर, न जमीन, न पैसा, न कोई सहारा। गांव वालों ने कुछ दिन मदद की, खाना दिया, कपड़े दिए, लेकिन कब तक? हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीनी होती है। सावित्री ने गांव में ही एक किराए का कमरा ले लिया। एक छोटा सा कमरा जिसमें सिर्फ एक चटाई बिछी थी, एक पुराना चूल्हा था और एक टूटी हुई खिड़की थी जिसमें से ठंडी हवा आती थी। सावित्री गांव के लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और जो कुछ भी मिलता उससे अपने बेटे का पेट भरती। लेकिन राम प्रसाद की मौत का सदमा सावित्री के दिल पर इतना गहरा लगा था कि वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई थी, आंखों का नूर चला गया था, हाथों में ताकत नहीं रही थी। वो बस अपने बेटे की खातिर जी रही थी। राम प्रसाद की मौत को अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे कि एक सुबह जब आर्यन उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ चटाई पर बिल्कुल शांत लेटी हुई है। उसने आवाज़ दी, माँ, माँ उठो। लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन ने माँ को हिलाया, उनका हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। दोस्तों, सावित्री अपने पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उस गरीबी भरी जिंदगी ने उसकी जान ले ली। 11 साल का आर्यन इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया। गांव वालों ने सावित्री का अंतिम संस्कार किया। आर्यन सबसे आगे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद इतने दर्द ने उसे अंदर से इतना तोड़ दिया था कि आंसू भी सूख गए थे। उस दिन से आर्यन ने रोना बंद कर दिया था। उसने सोच लिया था कि अब इस दुनिया में उसे अकेले ही लड़ना है, अकेले ही जीना है और अकेले ही अपना रास्ता बनाना है। दोस्तों, गांव के लोगों ने कुछ दिनों तक आर्यन को खाना खिलाया, उसकी देखभाल की, लेकिन गांव के लोग खुद इतने गरीब थे कि कब तक किसी और का बोझ उठाते। धीरे धीरे लोगों ने आर्यन को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। कोई कहता कि जा कहीं काम ढूंढ ले, कोई कहता कि शहर में चला जा, वहाँ काम मिल जाएगा। आर्यन ने गांव में बहुत कोशिश की, किसी की दुकान पर काम मांगा, किसी के खेत में मजदूरी मांगी, लेकिन 11 साल के बच्चे को कौन काम देता। सब कहते कि तू तो अभी बच्चा है, तुझसे क्या काम होगा। एक दिन आर्यन गांव के बाहर सड़क किनारे बैठा हुआ था। सामने से एक ट्रक गुजरा। ट्रक की आवाज़ सुनकर आर्यन के मन में ख्याल आया कि शायद शहर में उसे कोई काम मिल जाए, गांव में तो कुछ होने वाला नहीं है। उसने उठकर सड़क पर चलना शुरू कर दिया। पूरे 2 घंटे पैदल चलने के बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। आर्यन ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी ट्रेन देखी थी। उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे, इसलिए वो चुपचाप भीड़ के साथ ट्रेन में चढ़ गया। उसे नहीं पता था कि ट्रेन कहाँ जा रही है, बस इतना पता था कि उसे कहीं ना कहीं तो पहुँचना है, कुछ न कुछ तो करना है। ट्रेन चल पड़ी। आर्यन खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देख रहा था। पेड़, खेत, नदियाँ, पहाड़, सब कुछ तेज़ी से पीछे छूटता जा रहा था, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की तरह, जहाँ सब कुछ पीछे छूट गया था और आगे सिर्फ अंधेरा था। तभी एक नौजवान ने आर्यन को देखा। वो नौजवान करीब 21-22 साल का था। लंबा कद, गोरा रंग, आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक मुस्कुराहट जो किसी को भी अपना बना ले। उस नौजवान ने आर्यन के पास आकर पूछा कि क्या बात है छोटे, तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। नौजवान ने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? आर्यन की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि मेरे माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए हैं, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। वो नौजवान एक पल के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखों में दर्द का एक साया दिखाई दिया। फिर उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और बोला कि मेरा नाम कबीर है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है। कबीर ने आर्यन से कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मुंबई चल सकते हो। मेरे घर में एक नौकर की ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी, खाने के लिए खाना मिलेगा और काम के बदले तुम्हें तनख्वाह भी दी जाएगी। आर्यन ने कबीर की आंखों में देखा। उसे उन आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी दिखाई दी।
एक ऐसी ईमानदारी जो किसी के भी दिल को छू ले। आर्यन ने बिना ज़्यादा सोचे कबीर की बात मान ली। उसके पास खोने को कुछ था ही नहीं तो डरने की क्या बात थी। दोस्तों, उस दिन आर्यन को नहीं पता था कि ट्रेन में मिला यह अजनबी उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। उसे नहीं पता था कि कबीर के घर में उसका इंतज़ार एक ऐसी दुनिया कर रही है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, जब आर्यन कबीर के साथ मुंबई पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा शहर कभी नहीं देखा था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, रंग बिरंगी गाड़ियाँ और हर तरफ रोशनी ही रोशनी। गांव का वो छोटा सा लड़का जो मिट्टी के घर में पला बड़ा था, अब एक ऐसी दुनिया में आ गया था जो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। कबीर की गाड़ी जब उनके बंगले के गेट पर रुकी तो आर्यन की सांसें रुक गई। इतना बड़ा बंगला उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था, वो भी किसी के घर में। जब कभी टीवी चलती थी तो दूर से झांक कर देखता था। बंगले के चारों तरफ बड़ा सा बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक बड़ा सा फुवारा था जिसमें से पानी की धाराएं ऊपर उठ रही थी। बंगले की दीवारें सफ़ेद संगमरमर की थी जो धूप में चमक रही थी। कबीर ने आर्यन को अंदर ले जाकर अपनी बड़ी बहन से मिलवाया। कबीर की बड़ी बहन का नाम था निशा। निशा कबीर से उम्र में 5 साल बड़ी थी, यानी लगभग 26-27 साल की। निशा पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, तेज़ तर्रार थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी तन्हाई छुपी हुई थी जो आर्यन को पहली ही नज़र में दिखाई दे गई थी। कबीर ने बताया कि निशा दीदी इस बंगले में अकेली रहती है। कबीर का बिजनेस भूटान में था और वो ज़्यादातर वक्त भूटान में ही रहते थे। साल में 2-3 बार मुंबई आते थे, कुछ हफ्ते रुकते थे और फिर वापस चले जाते थे। इसलिए उन्हें एक भरोसेमंद नौकर की ज़रूरत थी जो घर में रहकर निशा दीदी का ख्याल रखे। कबीर ने आर्यन से कहा कि तुम्हारा काम बस इतना है कि घर को साफ सुथरा रखना, बगीचे की देखभाल करना और अगर दीदी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनकी मदद करना। बाकी खाना बनाने के लिए एक रसोइया है जो सुबह आती है और शाम को चली जाती है। आर्यन को बंगले के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर दिया गया। वो क्वार्टर भी आर्यन के गांव के उसके पुराने घर से कहीं ज़्यादा अच्छा था। साफ़ सुथरा कमरा, पंखा, बिस्तर और एक छोटी सी खिड़की जिसमें से बगीचे का नज़ारा दिखाई देता था। आर्यन ने उस दिन से कबीर के घर में काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठता, बंगले की सफाई करता, बगीचे में पानी डालता, नाश्ता तैयार करता और निशा दीदी की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता। आर्यन मेहनती था, ईमानदार था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो वफादार था। निशा दीदी यानी बड़ी मैडम ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, सारा दिन किताबें पढ़ती थी, कभी कभी बालकनी में बैठकर चाय पीती थी और शाम को अपने कमरे में चली जाती थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक उदासी सी छाई रहती थी, जैसे उनके अंदर कोई गहरा दर्द छुपा हो। आर्यन ने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा बस इतना ही कहती थी कि तुम अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। आर्यन उस बंगले में बड़ा होता गया। 11 साल का वो मासूम लड़का अब एक 20 साल का जवान नौजवान बन गया था। लंबा कद, सांवला रंग, चौड़ी छाती और आंखों में एक ऐसी गहराई जो उसके बचपन के दर्द की गवाही दे रही थी। 9 साल उस बंगले में गुजर गए थे। आर्यन ने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई गलती नहीं की, कभी किसी चीज़ का लालच नहीं किया। कबीर साहब जब भी मुंबई आते तो आर्यन की वफादारी देखकर खुश होते और कहते कि आर्यन, तुम सिर्फ मेरे नौकर नहीं हो, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। इन 9 सालों में आर्यन ने एक बात ज़रूर नोटिस की थी कि बड़ी मैडम यानी निशा दीदी की शादी अभी तक नहीं हुई थी। ना तो कबीर साहब ने कभी उनकी शादी का जिक्र किया और ना ही निशा दीदी ने खुद कभी इस बारे में कुछ कहा। आर्यन को यह बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन उसने कभी इस बारे में किसी से कुछ नहीं पूछा क्योंकि यह उसका काम नहीं था। कबीर साहब को भूटान में रहते रहते वहाँ की भाषा बोलने की आदत हो गई थी। वो कभी कभी बंगले पर आने के बाद भूटान की भाषा में बात किया करते थे और इस वजह से आर्यन को भी कुछ कुछ वो भाषा समझ आने लगी थी। कबीर साहब भूटान के बारे में बहुत बातें बताते थे।
वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की पहाड़ियों के बारे में आर्यन सुनता और सोचता कि काश एक दिन वो भी भूटान देख पाए। दोस्तों, और फिर वो दिन आया जिसने उस बंगले की पूरी कहानी बदल दी। कबीर साहब जब पिछली बार भूटान से मुंबई लौटे तो वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक लड़की थी, एक ऐसी लड़की जिसे देखकर आर्यन की नज़रें ठहर गई। गोरा रंग, पहाड़ों जैसी ताजगी, उनके चेहरे पर काले घने बाल जो कमर तक लहरा रहे थे, और आंखें ऐसी जैसे किसी ने दो तारे तोड़कर उनके चेहरे पर जड़ दिए हों। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी मासूमियत थी और उनकी आवाज़ में एक नरमी थी जो किसी के भी दिल को छू ले। कबीर साहब ने बंगले में आकर सबको बताया कि यह मेरी पत्नी है, इनका नाम तेंजिन है। कबीर साहब ने बताया कि वो भूटान में रहते रहते तेंजिन से मिले, उनसे मोहब्बत हो गई और उन्होंने भूटान में ही शादी कर ली। अब वो तेंजिन को अपने साथ मुंबई लेकर आ गए हैं। यह खबर सुनकर पूरे बंगले में सन्नाटा छा गया। सबसे ज़्यादा हैरान निशा दीदी यानी बड़ी मैडम थी। उनके चेहरे पर एक पल के लिए तो जैसे बिजली गिर गई हो। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखाई दिया, एक ऐसा दर्द जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। निशा दीदी ने कबीर साहब से कहा कि तुमने बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए शादी कर ली। तुम्हें अपनी बड़ी बहन की कोई फिक्र नहीं, जिसकी खुद की शादी नहीं हुई उसका छोटा भाई शादी करके दुल्हन लेकर आ गया। कबीर साहब ने निशा दीदी को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि दीदी, मोहब्बत किसी की इजाज़त लेकर नहीं होती। तेंजिन बहुत अच्छी लड़की है, आप उन्हें अपनाइए, वो आपकी भी बहुत इज्जत करेगी। लेकिन निशा दीदी को बात कुछ और ही खल रही थी। उनका कहना था कि भूटान की लड़कियां हमसे बहुत अलग होती हैं। उनके रहन सहन, उनके तौर तरीके, उनकी सोच सब कुछ अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, जब निशा दीदी ने अपने भाई की आंखों में मोहब्बत देखी, जब उन्होंने देखा कि कबीर साहब तेंजिन से कितना प्यार करते हैं, तो आखिरकार उन्होंने तेंजिन को अपना लिया। लेकिन उनके दिल में एक कांटा चुभ गया था, एक ऐसा कांटा जो बाहर से तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बहुत तकलीफ़ दे रहा था। तेंजिन बंगले में आ गई। धीरे धीरे उन्होंने बंगले के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश शुरू कर दी। कबीर साहब ने आर्यन से कहा कि बंगले को भूटान के माहौल जैसा बना दो ताकि तेंजिन को अपने देश की याद न सताए। आर्यन ने कबीर साहब के कहने पर भूटान का खाना बनाना सीख लिया, भूटान की भाषा के कुछ और शब्द सीख लिए और बंगले को भूटान की तरह सजा दिया। तेंजिन मालकिन बनकर उस बंगले में रहने लगी। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिनों में आर्यन ने नोटिस किया कि तेंजिन मालकिन की आदतें बहुत अलग थी। वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी, इतनी जल्दी कि जब आर्यन नाश्ता बनाने के लिए किचन में पहुंचता तो मालकिन पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठी मिलती। नाश्ते में वो ऐसी ऐसी ताकतवर चीज़ें खाती थी जो आर्यन ने किसी औरत को खाते हुए नहीं देखी थी। सूखे मेवे, शहद, घी, गर्म दूध, अंडे और ना जाने क्या क्या। मालकिन अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती थी, हमेशा परफ्यूम लगा कर रखती थी, हमेशा अच्छे कपड़े पहनती थी, हमेशा बालों को संवार कर रखती थी। चाहे कबीर साहब घर पर हो या ना हो, आर्यन को यह बात अजीब लगती थी, लेकिन उसने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। दोस्तों, और फिर एक दिन वो हुआ जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। शाम का वक्त था, कबीर साहब ऑफिस से घर लौटे थे। तेंजिन मालकिन ने खाने की टेबल पर बैठते ही कबीर साहब से कहा कि मुझे एक घोड़ा चाहिए, मैं घोड़े के बिना नहीं रह सकती। कबीर साहब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि घोड़ा यहाँ मुंबई में इस बंगले में? मालकिन ने कहा कि हाँ, मुझे घोड़ा चाहिए। भूटान में हमारे घर में भी घोड़ा था, मैं बचपन से घोड़ों के साथ पली बड़ी हूँ, मुझे घोड़ों से बहुत प्यार है। यहाँ इस बंगले में मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ, अगर मेरे पास एक घोड़ा हो तो मेरा दिल बहल जाएगा। कबीर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जानवरों से एलर्जी है, घर में कोई जानवर नहीं आएगा। लेकिन मालकिन जिद पर अड़ गई। उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि आपको क्या पता, हम भूटान की लड़कियां घोड़े के बिना गुजारा नहीं कर सकती, आप तो हमेशा बाहर रहते हो,
कभी कभी तो महीनों तक घर नहीं आते। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँ? घोड़ा मेरा साथी होगा, मेरा दोस्त होगा। मालकिन इतना रोई, इतना गिड़गिड़ाए कि आखिरकार कबीर साहब पिघल गए। उन्होंने मालकिन को एक काले रंग का खूबसूरत घोड़ा खरीद कर दे दिया। बंगले के पीछे जहाँ बड़ा सा मैदान था, वहाँ एक तबेला बनवा दिया गया और घोड़े को वहाँ रखा गया। मालकिन घोड़े को देखकर इतनी खुश हुई जितनी खुशी आर्यन ने उन्हें पहले कभी नहीं देखी थी। उनका चेहरा खिल उठा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उनकी मुस्कुराहट इतनी बड़ी थी जैसे उन्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिल गई हो। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, काले रंग का, लंबा, ताकतवर, और उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। मालकिन ने उसका नाम रखा काला बादल। दोस्तों, घोड़ा आने के बाद मालकिन का सारा ध्यान काला बादल पर ही केंद्रित हो गया। वो सुबह उठकर सबसे पहले काला बादल के पास जाती, उसे खिलाती, उसे नहलाती, उसके बाल संवारती, उससे बातें करती और घंटों उसके साथ वक्त गुजारती। जब मालकिन काला बादल के साथ होती तो किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती थी। आर्यन को यह सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन उसने सोचा कि शायद मालकिन को इस नई जगह पर अकेलापन महसूस होता है और घोड़ा उनका अकेलापन दूर कर रहा है। दोस्तों, कबीर साहब को मुंबई आए हुए बस 20 दिन ही हुए थे कि उन्हें बिजनेस के सिलसिले में दोबारा भूटान जाना पड़ा। मालकिन चाहती थी कि वो भी कबीर साहब के साथ जाए, लेकिन कबीर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें यहीं रहना होगा, यहाँ के माहौल में ढलना होगा। कबीर साहब चले गए। बंगले में अब सिर्फ 3 लोग रह गए, निशा दीदी, तेंजिन मालकिन और आर्यन। रसोइया सुबह आती और शाम को चली जाती थी। कबीर साहब को गए हुए 3 दिन हो गए थे। उस रात आर्यन अपने क्वार्टर में सोने के लिए लेटा हुआ था। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसके कानों में काला बादल की आवाज़ आई। घोड़ा हिनहिना रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ सामान्य नहीं थी, उसमें एक बेचैनी थी। आर्यन ने पहले तो नज़रअंदाज किया, सोचा कि शायद घोड़े को कोई तकलीफ़ हो रही होगी, रात में कोई जानवर आ गया होगा या बस ऐसे ही है। लेकिन घोड़े की आवाज़ बंद नहीं हो रही थी, बल्कि और तेज़ होती जा रही थी। आर्यन से रहा नहीं गया। उसने अपना कंबल उतारा और क्वार्टर से बाहर निकला। बाहर ठंड थी, रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था और आसमान में सिर्फ कुछ तारे टिमटिमा रहे थे। आर्यन धीरे धीरे तबेले की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो तबेले के पास पहुंचा, उसकी सांसें रुक गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जो देख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। तेंजिन मालकिन आधी रात को तबेले में काला बादल के पास बैठी हुई थी। मालकिन ने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे थे। उनके काले लंबे बाल खुले हुए थे जो कमर तक लहरा रहे थे। चांदनी रात में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन वो जो कर रही थी वो देखकर आर्यन के पैर जम गए। मालकिन काला बादल की टांगों के पास बैठी हुई थी। वो उसके शरीर पर हाथ फिरा रही थी, उसे सहला रही थी, उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी, जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से बात करती है। घोड़ा भी शांत खड़ा था, जैसे वो भी मालकिन की बातें समझ रहा हो। आर्यन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि यह क्या हो रहा है। मालकिन आधी रात को इस तरह घोड़े के पास क्यों बैठी हुई है? यह कैसा प्यार है? यह कैसा लगाव है? आर्यन खामोशी से वापस अपने क्वार्टर में आ गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या मालकिन सच में ऐसा कुछ कर रही है जो गलत है, या फिर यह सिर्फ उनका घोड़ों के प्रति प्यार है? भूटान की लड़कियां क्या सच में ऐसी होती हैं? दोस्तों, 2 दिन बाद फिर वही हुआ। रात के अंधेरे में काला बादल की आवाज़ गूंजी और आर्यन ने फिर से वही नज़ारा देखा। मालकिन फिर से काला बादल के पास थी, फिर से उसकी टांगों के करीब बैठी हुई थी, फिर से वही अजीब हरकतें। इस बार आर्यन ने ध्यान से देखा। मालकिन ने काला बादल की जुबान अपने पेट पर लगवाई, जैसे कि वो उससे अपना पेट चटवा रही हो। फिर वो उसकी टांगों के बीच बैठ गई और कुछ कहने लगी जो आर्यन को बिल्कुल समझ नहीं आया। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। वो सोच रहा था कि क्या करे।
साहब को बताए। लेकिन अगर साहब ने यकीन नहीं किया तो, अगर मालकिन ने इनकार कर दिया तो, अगर साहब ने गुस्से में उसे ही घर से निकाल दिया तो? यह घर उसका सब कुछ था, उसके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, दिन गुजरते गए और आयरन हर रात वही नज़ारा देखता रहा। मालकिन हर दूसरी तीसरी रात काला बादल के पास जाती थी, कभी कभी तो पूरी रात वहीं गुजार देती थी। आयरन के कानों में हर रात काला बादल की हिनहिनाहट गूंजती रहती थी। आयरन ने नोटिस किया कि मालकिन दिन में सामान्य रहती थी, बड़ी मैडम से हंसकर बात करती थी, रसोइया के साथ मिलकर खाना बनवाती थी, फ़ोन पर कबीर साहब से प्यार से बात करती थी। लेकिन रात होते ही जैसे उनके अंदर कोई और ही इंसान जाग उठता था। मालकिन रात को बहुत छोटे कपड़े पहनती थी, कभी कभी तो इतने छोटे कि आयरन को शर्म आ जाती थी। वो तैयार होकर परफ्यूम लगाकर बाल खोलकर काला बादल के पास जाती थी, जैसे कोई किसी खास से मिलने जा रही हो। यह सब देखकर आयरन के दिल में बहुत बेचैनी होती थी। एक रात आयरन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। मालकिन काला बादल के कान में कुछ फुसफुसा रही थी और काला बादल ने अचानक मालकिन का चेहरा चाटा। मालकिन ने उसके गले में बाहें डाल दी और उसे गले लगा लिया। फिर वो धीरे धीरे उसे सहलाती हुई उसके पैरों के पास बैठ गई। आयरन की आंखों में आंसू आ गए। वो नहीं जानता था कि यह आंसू गुस्से के थे, दुख के थे या बेबसी के थे। बस इतना जानता था कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। वो अपने साहब के साथ धोखा है, अपने घर के साथ बेईमानी है। लेकिन आयरन के मन में एक डर भी था, अगर उसने कुछ कहा और मालकिन ने मना कर दिया तो? अगर साहब ने मालकिन पर भरोसा किया और उसे झूठा समझ लिया तो? वो नौकर था, मालकिन तो पत्नी थी, साहब किसकी बात मानेंगे? आयरन ने बहुत सोचा, बहुत रातें जाग कर गुजारी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो पहले बड़ी मैडम से बात करेगा। दोस्तों, अगली सुबह आयरन बड़ी मैडम यानी निशा दीदी के कमरे में गया। निशा दीदी बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। आयरन ने हिचकिचाते हुए कहा कि दीदी जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। निशा दीदी ने आयरन की तरफ देखा और बोली कि बोलो, क्या बात है? आयरन ने सारी बात बता दी। उसने बताया कि कैसे मालकिन हर रात आधी रात को काला बादल के पास जाती हैं, कैसे वो उसकी टांगों के बीच बैठती हैं, कैसे वो उसे सहलाती है, उसके कान में फुसफुसाती हैं, उसकी ज़ुबान से अपना पेट चटवाती हैं और ना जाने क्या क्या करती हैं। निशा दीदी ने आयरन की सारी बात शांति से सुनी। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी सी मुस्कुराहट थी जो आयरन को बहुत अजीब लगी। निशा दीदी ने कहा कि आयरन, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे भाई ने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मैंने उस लड़की के खिलाफ कुछ कहा तो मेरा भाई मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा। वैसे भी मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि वो कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। उसने मेरे भाई की दौलत देखकर शादी की है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने अपने भाई से कुछ कहा तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। इस दुनिया में मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, मेरे भाई के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। आर्यन ने कहा कि लेकिन दीदी जी, यह तो गलत है ना? साहब को नहीं पता कि उनकी पत्नी आधी रात को घोड़े के साथ क्या करती हैं? निशा दीदी ने कहा कि आयरन, वो भूटान की औरत हैं, उनके तौर तरीके हमसे बहुत अलग हैं। हो सकता है कि भूटान में ऐसा करना आम बात हो। तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आयरन को निशा दीदी की बात पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बड़ी मैडम ने जब कुछ करने से मना कर दिया तो आयरन ने सोच लिया कि अब वो खुद साहब से बात करेगा जब भी साहब घर आएंगे। दोस्तों, कबीर साहब के वापस आने में अभी 15 दिन बाकी थे। ये 15 दिन आयरन के लिए किसी काल कोठरी में गुजारे गए 15 दिनों जैसे थे। हर रात वो अपने क्वार्टर में लेटा रहता और काला बादल की हिनहिनाहट सुनता। वो जानता था कि मालकिन फिर से काला बादल के पास गई है, फिर वही हरकतें कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। दिन में जब मालकिन सामने आती तो आयरन से नज़र नहीं मिला पाता। मालकिन उसे देखकर मुस्कुराती थी, चाय मांगती थी, खाने के बारे में पूछती थी और आयरन बस सिर झुकाकर जी मालकिन कहता रहता। एक दिन मालकिन ने आयरन से पूछा कि क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। आयरन ने कांपती आवाज़ में कहा
कि नहीं मालकिन, सब ठीक है। मालकिन ने उसकी तरफ गौर से देखा और फिर मुस्कुरा कर चली गई। उन 15 दिनों में आर्यन ने एक और बात नोटिस की। मालकिन हर रात काला बादल के पास से लौटने के बाद अपने कमरे में जाती थी और वहाँ भी कुछ करती थी। एक रात आर्यन ने हिम्मत करके मालकिन के कमरे की खिड़की से अंदर झांका। जो उसने देखा वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाला था। मालकिन ने अपने दुपट्टे में कुछ बांधा हुआ था। वो उसे खोलकर देख रही थी, उसे छू रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। आर्यन को दूर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि वो क्या है, लेकिन उसे यकीन हो गया कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। 15 दिन किसी तरह गुजरे। हर दिन आर्यन साहब के आने का इंतज़ार करता रहा। हर सुबह उठकर सबसे पहले गेट की तरफ देखता कि शायद साहब की गाड़ी आ जाए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। दोस्तों, और फिर वो दिन आया जिसका आर्यन को बेसब्री से इंतज़ार था। कबीर साहब वापस आ गए। जैसे ही कबीर साहब की गाड़ी बंगले के गेट पर रुकी, तेंजिन मालकिन दौड़कर बाहर आई और उन्होंने कबीर साहब को गले लगा लिया। मालकिन की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर खुशी थी और आवाज़ में प्यार। वो कह रही थी कि आप बहुत देर से आए, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। आर्यन पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिमाग में तूफान मच रहा था। एक तरफ मालकिन का यह प्यार था और दूसरी तरफ रात का वो अंधेरा सच था। आर्यन सोच रहा था कि क्या सच में मालकिन कबीर साहब से प्यार करती हैं या यह सब नाटक है। कबीर साहब आराम करने के बाद शाम को अपने कमरे से बाहर आए और आर्यन को बुलाया, जैसा कि हमेशा होता था। कबीर साहब ने आर्यन से घर की सारी जानकारी ली। क्या क्या हुआ, बड़ी दीदी कैसी हैं, मालकिन कैसी हैं, कोई परेशानी तो नहीं। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मुंह सूख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कह दिया कि साहब, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कबीर साहब ने पूछा कि बोलो, क्या बात है। आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला कि साहब, मालकिन हर रात आधी रात को काला बादल के पास जाती है। वो उसकी टांगों के बीच बैठती है, उसे सहलाती है, उसके कान में बातें करती है, उसकी जुबान से अपना पेट चटवाती है और ना जाने क्या क्या करती है। मैंने यह सब अपनी आंखों से कई बार देखा है। कबीर साहब की आंखें आर्यन पर टिक गई। एक पल के लिए उनके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया, फिर हैरानी, फिर दर्द, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और बोले कि आर्यन, तेंजिन को घोड़ों से बहुत मोहब्बत है। भूटान में लोग घोड़ों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो कोई गलत काम कर रही है। आर्यन ने सिर झुका लिया और कहा कि साहब, मेरा काम आपसे वफादारी करना है। मैंने जो देखा वो आपको बता दिया। बाकी मालकिन क्या करती है और क्यों करती है, यह जानना मेरा काम नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने आपसे यह बात नहीं कही तो शायद आपको नुकसान पहुंच सकता है। कबीर साहब कुछ देर खामोश रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। फिर उन्होंने एक फ़ैसला लिया। कबीर साहब ने तेंजिन मालकिन को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे आज रात ही बिजनेस के सिलसिले में पुणे जाना है, कुछ दिन बाद वापस आऊँगा। आर्यन फ़ौरन समझ गया कि कबीर साहब क्या करने जा रहे हैं। वो खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहते हैं। मालकिन ने कबीर साहब की बात सुनकर उदास चेहरा बनाया और कहा कि आप अभी अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी फिर जा रहे हो, जल्दी वापस आ जाना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। शाम ढलते ही कबीर साहब ने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गए, लेकिन वो पुणे नहीं गए। वो गाड़ी लेकर सड़क पर गए, एक गली में गाड़ी खड़ी की और पैदल चलकर बंगले के पिछले हिस्से से आर्यन के क्वार्टर में पहुंच गए। आर्यन ने कबीर साहब को देखा तो हैरान रह गया। कबीर साहब ने कहा कि आर्यन, आज मैं खुद देखूंगा कि क्या होता है। दोनों क्वार्टर में बैठकर इंतजार करने लगे। रात ढलती गई, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। बंगले में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, रात के करीब 2 बजे काला बादल की हिनहिनाहट सुनाई दी। कबीर साहब के कान खड़े हो गए। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने सिर हिलाया। दोनों धीरे धीरे क्वार्टर से बाहर निकले और तबेले की तरफ बढ़े। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तबेले के पास एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। शायद मालकिन ने कोई मोमबत्ती जला रखी थी। जैसे जैसे वो
तबेले के करीब पहुँचे। कबीर साहब की सांसें तेज होती गई और फिर जब उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तेंजिन मालकिन काला बादल की टांगों के पास बैठी हुई थी। उनके बाल खुले हुए थे, कमर पर लहरा रहे थे। वो काला बादल की टांगों के बीच कुछ कर रही थी। उनके हाथ में कुछ था जो वो काला बादल की टांगों से ले रही थी। कबीर साहब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी पत्नी, उनकी तेंजिन, जिससे उन्होंने इतनी मोहब्बत से शादी की, जिसे भूटान से इतनी दूर अपने घर लेकर आए, वो आधी रात को घोड़े के साथ यह सब। कबीर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तबेले में घुस गए। मालकिन ने जब अचानक कबीर साहब को सामने देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो ज़मीन पर बैठी हुई कांपने लगी। कबीर साहब ने गुस्से से पूछा कि यह क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आधी रात को तुम घोड़े की टांगों के बीच बैठकर क्या कर रही हो? मालकिन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रोई जा रही थी। कबीर साहब का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने फिर पूछा कि बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है यह सब? मालकिन रोती रही, बहुत देर तक रोती रही। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया और जो उन्होंने बताया वो सुनकर न सिर्फ कबीर साहब बल्कि आर्यन के भी होश उड़ गए। दोस्तों, मालकिन ने रोते हुए बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब मैं शादी करके इस बंगले में आई तो सब कुछ मेरे लिए नया था। यह शहर नया था, यह घर नया था, यह ज़िंदगी नई थी। मुझे यहाँ की भाषा ठीक से नहीं आती थी। यहाँ के लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे। मालकिन ने कबीर साहब की आंखों में देखा और कहा कि एक दिन आपकी बहन निशा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारे पति यानी मेरा भाई, उसके पहले भी कई लड़कियों के साथ अफेयर रह चुके हैं और अब भी जब वो दूसरे शहरों में जाता है तो वहाँ किसी न किसी लड़की को अपना दोस्त बना लेता है। मालकिन की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उन्होंने कहा कि आपकी बहन ने मुझसे कहा कि अगर तूने जल्द से जल्द मेरे भाई को बच्चे की खुशी नहीं दी तो वो तुझे कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन अगर तूने बच्चे की खुशी जल्दी दे दी तो वो बच्चे उसके पैरों की जंजीर बन जाएंगे और वो कभी किसी और औरत की तरफ नहीं देखेंगे। मालकिन ने बताया कि यह सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर आपसे शादी की थी। भूटान से इतनी दूर आकर आपके शहर में रहने लगी। अगर आपने भी मेरे साथ धोखा किया तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, मेरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर कबीर साहब का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा और उसकी जगह दर्द ने ले ली। उन्होंने पूछा कि लेकिन इसका घोड़े से क्या लेना देना? तुम रात को घोड़े की टांगों के बीच क्या कर रही थी? मालकिन ने कांपती आवाज़ में बताया कि आपकी बहन ने मुझे एक टोटका बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर तू किसी काले घोड़े के साथ प्यार से रहेगी, उसकी सेवा करेगी, उसकी टांगों के बीच बालों को काटकर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेगी और हर रात उसके पास बैठकर अपनी मन्नत मांगेगी तो जल्द ही तेरी गोद भर जाएगी और तेरा पति हमेशा तेरे वश में रहेगा। मालकिन ने रोते हुए कहा कि मैंने इसलिए आपसे जिद करके घोड़ा मंगवाया था। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि भूटान की लड़कियां घोड़े के बिना नहीं रह सकती, जो कि सच नहीं था। यह सब आपकी बहन ने मुझे सिखाया था। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आपको खोने के डर से मैं कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। दोस्तों, कबीर साहब यह सुनकर सन्न रह गए। उनकी अपनी बहन ने उनकी पत्नी को इस तरह से बहकाया था। उनकी अपनी बहन ने यह षड्यंत्र रचा था ताकि मालकिन को अजीब अजीब हरकतें करते हुए पकड़ा जाए और उसे घर से निकाला जाए। आर्यन भी हैरान रह गया। उसे अब समझ आ रहा था कि क्यों बड़ी मैडम ने जब उसने उन्हें मालकिन की हरकतों के बारे में बताया था तो उन्होंने कुछ करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो खुद इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। वो चाहती थी कि आर्यन यह सब देखे और साहब को बताए ताकि साहब गुस्से में आकर मालकिन को घर से निकाल दे। दोस्तों, कबीर साहब ने उसी रात अपनी बहन निशा को बुलवाया। निशा दीदी अपने कमरे से बाहर आए। जब उन्होंने कबीर साहब को तबेले के पास खड़ा देखा और मालकिन को रोते हुए देखा तो वो समझ गई कि सच सामने आ गया है। कबीर साहब ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में पूछा कि दीदी, क्या यह सच है
कि आपने तेंजिन को यह सब करने को कहा था? क्या आपने उसे यह झूठा टोटका बताया था? निशा दीदी एक पल के लिए खामोश रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर जो उन्होंने कहा वो सुनकर कबीर साहब के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। निशा दीदी रोती हुई बोली कि हाँ कबीर, हाँ, मैंने ही तेंजिन को यह सब करने को कहा था, मैंने ही उसे यह झूठा टोटका बताया था। मैं जानती थी कि अगर तू अपनी पत्नी को घोड़े के साथ ऐसी अजीब हरकतें करते हुए देखेगा तो गुस्से से उसे घर से निकाल देगा। कबीर साहब ने पूछा कि लेकिन क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? निशा दीदी ने कहा कि क्योंकि तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है कबीर। तूने मुझे बताए बिना शादी कर ली। तुझे अपनी बड़ी बहन की कोई फिक्र ही नहीं थी। मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। मैं इस बंगले में अकेली बैठी बैठी बूढ़ी होती जा रही थी और तू भूटान में जाकर अपने लिए दुल्हन ले आया, वो भी बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी राय लिए। निशा दीदी ने रोते हुए कहा कि मेरे बहुत अरमान थे कबीर। मेरा सपना था कि पहले मेरी शादी होगी, मैं दुल्हन बनूंगी, मैं अपने ससुराल जाऊंगी और फिर उसके बाद तेरी शादी होगी, क्योंकि मैं उम्र में तुझसे बड़ी हूँ। लेकिन तूने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। निशा दीदी ने बताया कि जब से तेंजिन इस घर में आई है मुझे लगने लगा कि अब इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब बहू आ जाती है तो ननद की कोई नहीं सुनता और तूने तो खुद भी मेरा ख्याल नहीं रखा, तो तेरी पत्नी मेरा ख्याल कैसे रखती? मुझे डर था कि यह लड़की धीरे धीरे मुझे इस घर से निकाल देगी, इसलिए मैंने पहले ही उसे निकालने की कोशिश शुरू कर दी। निशा दीदी ने कहा कि मुझे पता था कि आर्यन का क्वार्टर तबेले के पास ही है। मुझे पता था कि जब मालकिन आधी रात को घोड़े के पास जाएगी और अजीब अजीब हरकतें करेगी तो आर्यन ज़रूर देख लेगा और तुझे बता देगा और फिर तू गुस्से में आकर उसे घर से निकाल देगा। कबीर साहब ने कांपती आवाज़ में कहा कि दीदी, आपने तो मुझे गलत समझा। मैंने कभी किसी और लड़की की तरफ देखा तक नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तेंजिन से प्यार करता हूँ और आपने मेरी पत्नी को इतना डरा दिया कि वो बेचारी एक झूठे टोटके के चक्कर में हर रात आधी रात को घोड़े के पास बैठती रही। दोस्तों, उस रात बंगले में बहुत कुछ बदल गया। कबीर साहब ने अपनी बहन निशा के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि दीदी, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी ने आपको इतना दुख दिया है। मुझे पहले आपकी शादी की फ़िक्र करनी चाहिए थी। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, आपकी शादी पहले होनी चाहिए थी। मैंने गलती की और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कबीर साहब ने कहा कि दीदी, मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। आपकी शादी इतनी धूमधाम से होगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। निशा दीदी ने भी मालकिन से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि तेंजिन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपनी जलन और अपने डर की वजह से तुम्हें इतना परेशान किया। तुम मेरे भाई की पत्नी हो, तुम इस घर की मालकिन हो और मुझे तुम्हें अपनाना चाहिए था। मालकिन ने भी निशा दीदी को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, मोहब्बत के थे। मालकिन ने कहा कि दीदी, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखती। आप मेरी बड़ी बहन हैं और मैं हमेशा आपकी इज्जत करूँगी। आर्यन एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें भी भर आई थीं। उसने कबीर साहब और मालकिन दोनों से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने मालकिन के बारे में गलत सोचा। मुझे लगा कि मालकिन कुछ गलत कर रही हैं, लेकिन असल में वो तो बस बड़ी मैडम की बातों में आ गई थी। कबीर साहब ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आर्यन, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने वो किया जो एक वफादार नौकर को करना चाहिए। तुमने अपने मालिक को सच बताया और इसी वजह से आज यह सच सामने आया। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो ना जाने और कितने दिन यह सिलसिला चलता रहता। दोस्तों, उस रात के बाद बंगले का माहौल पूरी तरह से बदल गया। निशा दीदी और तेंजिन मालकिन के बीच जो दीवार खड़ी हो गई थी वो गिर गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। मालकिन ने अपनी मोहब्बत और सेवा से निशा दीदी का दिल जीत लिया। मालकिन रोज़ सुबह निशा दीदी के लिए चाय बनाती थी। दोपहर में दोनों साथ बैठकर खाना खाती। शाम को दोनों बगीचे में टहलती। मालकिन ने निशा दीदी को भूटान की कहानियाँ सुनानी शुरू की। भूटान के गाने गाने लगी, भूटान का खाना बनाने लगी
और निशा दीदी ने मालकिन को मुंबई की ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू किया। उन्हें यहाँ के बाज़ारों में घुमाने ले गई, यहाँ के लोगों से मिलवाया। दोस्तों, कबीर साहब ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे से निशा दीदी का रिश्ता तय कर दिया। कुछ ही दिनों में सगाई हो गई और उसके बाद धूमधाम से शादी भी हो गई। निशा दीदी लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन बनकर अपने ससुराल गई। उनके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में चमक थी और दिल में संतोष था। शादी के दिन जब निशा दीदी विदा होने लगी तो उन्होंने मालकिन को गले लगाकर कहा कि तेंजिन, मुझे माफ़ करना, तुम मेरी भाभी नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। अगर तुम ना होती तो शायद मेरे भाई को मेरा दर्द कभी समझ ही नहीं आता। मालकिन ने रोते हुए कहा कि दीदी, आप हमेशा मेरी बड़ी बहन रहेंगी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, निशा दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश हैं। उनके पति बहुत अच्छे इंसान हैं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। और मालकिन, दोस्तों, मालकिन का काला बादल आज भी बंगले में है, लेकिन अब मालकिन दिन में उसकी देखभाल करती हैं, उसे खिलाती पिलाती हैं, उस पर सवारी करती है और उससे प्यार करती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने पालतू जानवर से करता है। अब आधी रात को कोई तबेले में नहीं जाता, अब कोई टांगों के बीच नहीं बैठता, अब कोई अजीब टोटके नहीं करता। कबीर साहब और मालकिन एक दूसरे से पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे। कबीर साहब ने अपना ज़्यादातर बिजनेस मुंबई शिफ्ट कर लिया ताकि उन्हें ज़्यादा दिनों के लिए घर से बाहर ना रहना पड़े। दोस्तों, और आयरन, वो 11 साल का मासूम लड़का जो एक ट्रेन में अनजान अजनबी से मिला था, जो अनाथ था, जो बेसहारा था, वो अब 24 साल का जवान नौजवान बन गया है। कबीर साहब और मालकिन उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। कबीर साहब ने आर्यन से कहा कि आर्यन, तुम्हारी उम्र अब शादी की हो गई है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूंगा और तुम्हारी शादी करवाऊंगा। तुम इसी बंगले में अपनी पत्नी के साथ रहना। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कबीर साहब के पैर छुए और कहा कि साहब, सारी ज़िंदगी मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। बचपन से लेकर जवानी तक आपने मेरा बहुत साथ दिया। आपने मुझे अपने घर में रखा, मुझे खिलाया पिलाया, मुझे बड़ा किया। मैं कभी भी आपकी वफादारी से पीछे नहीं हटूँगा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। पहली सीख, दोस्तों, मोहब्बत हमेशा सच्ची होनी चाहिए। तेंजिन मालकिन ने अपने पति से इतना प्यार किया कि वो उन्हें खोने के डर से कुछ भी करने को तैयार हो गई। यह प्यार ही था जिसने आखिरकार सबका दिल जीत लिया। दूसरी सीख, कभी भी किसी से जलन मत करो। निशा दीदी ने अपनी जलन की वजह से एक निर्दोष लड़की को परेशान किया, लेकिन आखिर में सच सामने आ ही गया। जलन इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तीसरी सीख, वफादारी सबसे बड़ी दौलत है। आर्यन एक गरीब नौकर था, लेकिन उसकी वफादारी ने उसे अपने मालिक का सबसे करीबी बना दिया। अगर आर्यन ने साहब को सच नहीं बताया होता तो ना जाने कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और चौथी सीख, दोस्तों, किसी के भी कहने पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। मालकिन बड़ी मैडम की बातों में आ गई और एक झूठे टोटके के चक्कर में पड़ गई। हमेशा अपनी अकल से काम लो। किसी की बातों में आकर ऐसा काम मत करो जो बाद में पछतावा बन जाए। दोस्तों, हर औरत सिर्फ मोहब्बत की ख्वाहिशमंद होती है। अगर किसी रिश्ते में मोहब्बत और इज्जत हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। मोहब्बत का रिश्ता हमेशा दिल से होता है और जो रिश्ता दिल से बना हो उसे कोई भी साजिश तोड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, मैं संगीता आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने रिश्तों में हमेशा सच्चाई और मोहब्बत रखिए। किसी की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। और अगर कोई आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करे तो उसे पहचानिए और अपने प्यार पर भरोसा रखिए। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपके पास भी कोई ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही असरदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल असरदार हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और मोहब्बत बांटते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।